आप लोगों ने बोलचाल की भाषा में ज़रूर इस शब्द का इस्तेमाल किया होगा कि यार इसकी कीमत बढ़ गई है और कीमत बढ़ने की वजह से इसकी डिमांड कम हो गई है। ये एक आम अवधारणा है, हर व्यक्ति लगभग इससे परिचित है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कीमतें बढ़ें उसके बावजूद भी उसकी डिमांड कांस्टेंट बनी रहे। ये कब होगा, कैसे होगा, इसी विषय को समझना है, इसी टॉपिक को समझना है। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें डिमांड शब्द को समझना पड़ेगा। डिमांड, क्योंकि जिस विषय पर मैं चर्चा कर रहा हूँ उसका मतलब है लॉ ऑफ डिमांड, या आप ऐसे कहेंगे इस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ डिमांड। ये लॉ ऑफ डिमांड किससे संबंधित है? तो इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेज हैं। मैंने यहाँ पर इकोनॉमी नहीं, इकोनॉमिक्स शब्द का इस्तेमाल किया है, तो इस बात का ध्यान रहे कि इकोनॉमिक्स में दो ब्रांच है। एक को कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र जिसे मैक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरे को कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब है कि उसमें उन चरों का अध्ययन किया जाता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। संक्षेप में कहें तो आप मौद्रिक नीति की बात करेंगे, राजकोषीय नीति की बात करेंगे, बजट की बात करेंगे, रोजगार इत्यादि इत्यादि बातें। चूँकि उस पर विस्तार से चर्चा नहीं करना है इसलिए इसको मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स में यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में उन बातों का अध्ययन किया जाता है जो एक अर्थव्यवस्था में रहने वाले एक इकाई को प्रभावित करते हैं या अर्थव्यवस्था में एक इकाई को प्रभावित करते हैं, जैसे उपभोक्ता या उत्पादक इत्यादि। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अब बात कर लेते हैं डिमांड की। डिमांड कब बढ़ेगी या डिमांड कहते किसको हैं, सबसे पहले ये समझ लीजिए। तो डिमांड तब होगी जब आपकी क्रय क्षमता हो, या आपके पास आम बोलचाल की भाषा में कहें तो आपके पास मुद्रा हो, मनी हो, पैसा हो, तब आप किसी वस्तु की डिमांड कर पाएंगे। एक और शब्द होता है जिसे कहते हैं नीड, यानी आवश्यकता। मेरी आवश्यकता है फिर भी मैं उन वस्तुओं को नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ। आवश्यकता अलग है, इस पर किसी अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। एक है वांट, जिसे चाहत आप कहते हैं। मेरी चाहत है कि मैं BMW से चलूं, मेरी चाहत है कि मैं फॉर्च्यूनर लूं, लेकिन मेरी क्रय क्षमता नहीं है कि मैं फॉर्च्यूनर या BMW या मर्सिडीज़ में खरीद सकता हूं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अब दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि डिमांड किसे कहते हैं। डिमांड वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी क्रय क्षमता हो या जिसके पास पैसा हो, वही बाज़ार में जाकर के डिमांड करेगा। व्यक्ति चाहता कुछ और है, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है, ख़रीदने की क्षमता है, अर्थात डिमांड करने की जो क्षमता है, वो अलग हो सकती है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी परिस्थिति है जब वस्तुओं और सेवाओं की प्राइस बढ़ती है या कीमतें बढ़ती हैं, उसके विपरीत जो उसकी डिमांड है उसमें कमी आती है। अब इस विषय को समझ लेते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि जिन दोनों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, ये क्या कहता है, इसको एक चार्ट के ज़रिए समझ लेते हैं। ये चार्ट ऐसे बता रहा है, देखिए, अगर प्राइस बढ़ेंगी, प्राइस बढ़ती है तो जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है वो कम होती है। कैसे कम होती है और इसको क्या कहते हैं? दोनों में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। कैसे? मान लेते हैं यहाँ पर ये बता रहा है कि एक समोसा, निरहू गए समोसा खरीदने और उन्होंने देखा कि एक समोसा 5 रुपये का है। उन्होंने दुकानदार से, यानी कि जो समोसे बना रहा था, उससे कहा कि एक काम करो भैया, 3 समोसे दे दो। निरहू ने 3 समोसे ऑर्डर कर दिया। यानी कि जब कीमतें कम थी तो इन्होंने क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ा दी। फिर कुछ दिन बाद जब ये गए तो इन्होंने देखा कि वही समोसा 10 रुपये का है। तो इन्होंने अब उस समोसे वाले से कहा कि भैया एक काम करो, केवल 2 समोसे दे दो। क्वांटिटी ऑफ डिमांड घट गई क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गया है। फिर कुछ दिन बाद इन्होंने देखा कि एक समोसे की कीमत 15 रुपये हो गई है। तो ये कहे कि कोई बात नहीं, चलो चाय पीने आया हूँ, समोसा खाना ज़रूरी है, तफरी करना ज़रूरी है ना, बत्रा धाम पे। तो इन्होंने कहा कि एक ही समोसा चाहिए। निरहू ने एक ही समोसा ऑर्डर किया। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम हो रहा है। और जब कम हो रहा है तो यहाँ पर देखिए, ये जो कर्व बन रहा है इसको हम कहते हैं
निगेटिव स्लोप कर्व। निगेटिव स्लोप कर्व, आप इसे डिमांड कर्व भी कह सकते हैं। ये स्थिति तब है यानी कि यह जो कर्व बता रहा है ये उस स्थिति में बता रहा है जब अन्य बातें स्थिर हों। अन्य बातें स्थिर होने का मतलब है कि मान लीजिए इंग्लिश में कहेंगे अदर थिंग्स रिमाइनिंग कांस्टेंट। अन्य बातों के स्थिर होने पे ये काम करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो निरहु हैं, हो सकता है इनकी आय, इनकम कह लीजिए, इनकम 10,000 थी और 10,000 ही है, तब ऐसा नहीं होगा। मतलब ये स्थिति बनी रहेगी। दूसरी स्थिति, मान लेते हैं जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने अपनी इंटरेस्ट रेट को न तो घटाया है न ही बढ़ाया है। जो इंटरेस्ट रेट था वही बनाए रखा है। अगर मान लेते हैं इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने कम कर दिया तो निरहु हो सकता है कि लोन लेकर के समोसा खाएं, क्योंकि उनकी इनकम बढ़ जाएगी। तो आरबीआई ने ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं किया है, ब्याज दर को स्थिर रखा है, तब ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं वो कौन सी स्थिति है जो मैंने कहा कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर। अन्य बातों के स्थिर रहने का मतलब ये है, अब थोड़ी देर के लिए सोचिए, निरहु गए कमाने, निरहु कमाने गए, और जब कमाने गए तो उन्होंने जो उनकी इनकम 10,000 रुपये थी, 10,000 से बढ़ करके 50,000 रुपये हो गई, और 50,000 रुपये हो गई। समोसा इनको पसंद था। अब क्या करेंगे? कोई बात नहीं, भले ही 15 रुपये का हो गया, 3 समोसे लाओ, खींचते हैं और 3 समोसे ये ऑर्डर करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आय बढ़ जाएगी तो ये काम नहीं करेगा। इसीलिए कहा गया है कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर ये सही काम करता है। अच्छा, एक और बात सोचिए, हो सकता है कि निरहु की प्रायोरिटी बदल गई हो, अब वो समोसे ना खा करके पकौड़ी खाने लगे हों और पकौड़ी उन्हें सस्ती मिल रही हो, तब भी तो ये नहीं काम करेगा। तो इसीलिए आप लोगों ने जो फ्रंट पेज पर देखा कि कब ऐसी स्थिति होती है, तो यदि व्यक्ति की आय महंगाई बढ़ने के साथ साथ या वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ने के साथ साथ यदि उसकी आय भी बढ़ जाए तो ये काम नहीं करेगा। सामान्यतः यही होता है कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तो जो डिमांड है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड, वो कम हो जाती है। तो आज के सेशन में इतना ही। अगले क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।